What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे डे 16 पे और आज हम लोग एक नई किताब भी अकाउंट्स की शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि बिजनेस स्टडीज तो हो गया है कंप्लीट। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा जी हमारा बुक जो कि है फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सर शेयर्स और डिबेंचर्स का क्या होगा? बेटा पार्टनरशिप बस खत्म ही होने वाली है, 6 बजे खत्म होगी ना पार्टनरशिप, उसके बाद हम लोग वहां पे शेयर्स और डिबेंचर चालू कर लेंगे। तो 4 बजे आपकी ये बुक चलती रहेगी, 6 बजे आपकी शेयर्स चलती रहेगी और 21 डेज में हमारा पूरा ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, तो आओ शुरू करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को। जाके कॉमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा दो आज की और इस पर्टिकुलर टॉपिक को समाप्त करते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो सर हमारी बुक का नाम क्या है? बेटा बुक का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसका रिवीजन करेंगे पूरा। सर बुक में कितने चैप्टर्स हैं? बुक में बेटा जी 6 चैप्टर्स हैं जो हमें रिवाइज करने हैं। ओके, सबसे पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। दूसरा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तीसरा चैप्टर है बेटा जी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। चौथा चैप्टर है बेटा कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। पांचवा चैप्टर है बेटा जी रेशो एनालिसिस और छठा चैप्टर है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके सर ये पूरी बुक है कितने नंबर की? बेटा ये पूरी बुक है 20 मार्क्स की और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको करा दूंगा। आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। बस तुम्हें मेरे साथ साथ रिवाइज करना है। जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं वो भी करो, हो जाएगा बढ़िया, टेंशन मत लो। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 2 शब्दों से मिलकर बना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स बच्चों एक कंपनी की। ठीक है, हम एक कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एनालाइज करना सीखेंगे। एनालाइज का मतलब पढ़ना सीखेंगे इस चैप्टर में। तो सर एनालिसिस तो बाद में सीखेंगे, एनालिसिस तो यहां से चालू होगा। ये पूरा एनालिसिस हो रहा है। सबसे पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जान लें आज। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग जो मेनली पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। अब एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बच्चों मेनली 5 चीजें आती हैं। ठीक है, नंबर 1 इज अ बैलेंस शीट, नंबर 2 इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिसको आप P&L अकाउंट भी बोलते थे पहले। नंबर 3 इज अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, उसके अंदर हम मेनली कैपिटल के बारे में लिखते हैं। नंबर 4 आर एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जितने भी आपने बैलेंस शीट बनाई है, चेंजेस इन इक्विटी बनाया है, P&L बनाया, अगर उसका कोई नोट है तो वो नीचे नोट्स लिख देंगे। नंबर 5 इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो 5 हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट पे अपना पूरा चैप्टर है। बैलेंस शीट, P&L और उसके नोट्स वो हम यहीं पे सीखने वाले हैं। और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपको बस नाम पता होना चाहिए, आपके सिलेबस में उससे रिलेटेड और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बच्चों जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो 2 हैं। एक तो होता है बैलेंस शीट और एक होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसा आता है? इस चैप्टर में ना बेटा आपको आइटम देता है और आपको बोलता है कि बताओ ये कौन से हेड और कौन से सब हेड में आएगा। फॉर एग्जांपल उसने आपको डेटर दे दिया तो आपको पता होना चाहिए कि डेटर बैलेंस शीट में आता है और बैलेंस शीट में वो आपका करंट एसेट्स में आता है। तो आप वहां पे बोलोगे कि डेटर हमारा बैलेंस शीट के करंट एसेट्स में शो करेगा। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पे आती है। तो बस यही इस चैप्टर से पूछता है। तो सर ये मैं कैसे बता पाऊंगा? अगर आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत अच्छे से याद किया हुआ है और आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बहुत अच्छे से याद किया हुआ है, तो आपका आज का होमवर्क यही है
कि आपको इन दोनों के ही फॉर्मेट्स बहुत बढ़िया तरीके से लर्न कर लेने हैं। मैं भी आपको अभी एक फॉर्मेट दिखा रहा हूं और आप जो भी किताब से पढ़ते हो उस किताब के अंदर आपको पूरा प्रॉपर बैलेंस शीट P&L का फॉर्मेट है, उसकी एक एक आइटम को लर्न कर लेना, राइट। तो चलो भाई, सर ये फॉर्मेट्स वैसे एक्चुअल में कहाँ दिए हुए हैं, ये याद रखना है बच्चों। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट और P&L का फॉर्मेट है पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। तो आपके पास पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 में स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट है। तो आपको ये फॉर्मेट्स बहुत ही अच्छे तरीके से याद करने हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले P&L के फॉर्मेट के साथ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो और P&L के फॉर्मेट के साथ शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट होता है किसी भी कंपनी के लिए वो इस तरीके का होता है, ठीक है। ऑर्डर में कुछ चीजें दी हुई हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरीके से लिखा जाता है। यहां पे बहुत ही सिंपल तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल लो, बनाया जाता है, जिसमें हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं कि भैया मैंने कितना पैसा कमाया, उसमें से कितना मेरे पास से गया, तो जो आया उसमें से जितना गया बाकी बचा हुआ मेरा प्रॉफिट। तो सिंपली हम टोटल रेवेन्यूज में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, बचा हुआ हमारा प्रॉफिट होता है ना। तो देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे मेजर रेवेन्यू हमारा, जिसको हम बोलते हैं द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है कि आप जिस चीज का बिजनेस करते हो वहां से आने वाली इनकम। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं बच्चों सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्योंकि आपको नेट सेल चाहिए होती है, प्लस सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप याद रखना, भूलना मत। सेल ऑफ स्क्रैप का मतलब होता है कि आपके पास कुछ छुटर पुटर स्क्रैप उसी बिजनेस में से जनरेट हुआ है और आपने वो भी बेच दिया। जैसे सपोज मैं, आप ये मान लो कि कपड़े का काम करता हूं, है ना, तो उस कपड़े के बिजनेस में कई बार कुछ छुटर पुटर बाज में कतरे बच जाती हैं कि आधे मीटर के कपड़ा बच गया, कुछ इस तरीके से बचा हुआ, कुछ 700-800 मीटर, पूरा नहीं है वो, 1 मीटर नहीं है, उससे कम है, कुछ सेंटीमीटर में बच गया, है ना। तो जब सेंटीमीटर में कपड़ा बच जाता है वो बिकता तो है नहीं, तो वो स्क्रैप में बिक जाता है, तो वो भी है तो मेरा मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो हम लोग उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में कंसीडर करते हैं। याद रखना, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न प्लस सेल ऑफ स्क्रैप। उसके बाद बेटा आपको अदर सोर्सेज से जितनी भी इनकम हुई, सर अदर सोर्सेज मतलब कोई इंटरेस्ट आया, कोई रेंट आया, कोई कमीशन आया, कोई बैड डेट्स रिकवर हो गया, है ना, इसके अलावा एटसेट्रा जितनी भी इनकम, कोई डिस्काउंट रिसीव्ड, वो सब यहाँ लिख देंगे। तो मेरी जो इनकम होगी, एक तो मेरे मेन सोर्स से होगी, एक मेरी अदर इनकम्स होंगी। तो आपके टोटल रिसिप्ट्स लिख लिया आपकी एक तरीके से कि एक बिजनेस से पैसा आया, एक बाहर से आया, तो टोटल रेवेन्यू आ गया यहाँ पे। अब देखो, ये आपके एक तरीके से टोटल इनफ्लोज हो गए कि भैया इतना पैसा आपने कमा लिया, समझ गए। तो आपके पास मेन सोर्स ऑफ ऑपरेशन सेल्स ऊपर आ गया, अदर इनकम में आप क्या क्या लिखते हो, जो अदर सोर्सेस से इनकम्स आती हैं। उसके बाद अब आप खर्चे लिखोगे। खर्चे बेटा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तरीके के खर्चे हैं बच्चों। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है बेटा रॉ मटेरियल। जो आपने रॉ मटेरियल लिया है ना, उसका कितना खर्चा आया। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो याद रखना, अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए आ गया तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सर व्हाट इज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो आपने माल बना बनाया खरीदा है। मटेरियल का मतलब तो रॉ मटेरियल, जिससे आप प्रोडक्शन करोगे, जिससे आप फर्दर प्रोसेसिंग करके सामान बनाओगे, तो वो तो रॉ मटेरियल हो गया। स्टॉक इन ट्रेड होता है जो बना बनाया खरीदा। बहुत सारा सामान हम बना बनाया खरीदते हैं फिर बेचते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तीसरा होता है बच्चों चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला है बच्चों, याद रखेंगे, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो, इन्वेंट्री में कितनी चीजें होती थी, मेनली 4 चीजें होती थी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, है ना। अब हमारे पास रॉ मटेरियल तो ऊपर आ गया, ये आ गया रॉ मटेरियल तो यहाँ पे आ गया। तो बाकी क्या क्या बच गया, बाकी बच गया फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। तो यहाँ पे जो आप चेंज इन इन्वेंट्री लोगे वो सिर्फ 3 चीजों की लोगे बच्चों, ध्यान रखना, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि मटेरियल ओपनिंग माइनस क्लोजिंग यहाँ हो गया था। ओके, तो 3 चीजें सबसे पहले कौन कौन सी आई,
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो बना बनाया सामान आपने खरीदा है बाहर से। उसके बाद आप चेंज इन इन्वेंट्री निकालते हो, किस किस चीज का, मटेरियल को छोड़ दो बस, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का, स्टॉक इन ट्रेड का। ओके ठीक है सर। चौथा खर्चा कौन सा है, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में बच्चों आप इंप्लॉय को किसी भी तरीके से बेनिफिट कर रहे हो, आप कोई वेजेस दे रहे हो, आप कोई सैलरी दे रहे हो, कोई भी पैसा जो आपने इंप्लॉय को दिया है वो सारा इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आ जाता है। ठीक है। फिर सर फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में ध्यान रखना बच्चों बस इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट। कई बार एग्जाम में आया है हमारे पास बैंक चार्जेस, तो ध्यान रखना बैंक चार्जेस ना तो इंटरेस्ट है, बैंक चार्जेस ना ही बोरोइंग कॉस्ट है। तो बहुत सारे बच्चे बैंक चार्जेस को फाइनेंस कॉस्ट में लिख के आते हैं, बैंक आता है तो फाइनेंस याद आता है, नहीं। एग्जाम में पूछेगा तुम्हारे से, तुम गलती मत करके आना बिल्कुल भी। तुम्हें पता होना चाहिए कि फाइनेंस कॉस्ट में सिर्फ एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई भी लोन लिया उस पर ब्याज, और बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों डेप्रीसिएशन। आपका एसेट अगर कोई टेंजिबल एसेट है वो डेप्रीशिएट होगा। अमोर्टाइजेशन, इनटेंजिबल एसेट के लिए बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, तो डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद जितने भी खर्चे बच गए सर, कौन कौन से खर्चे बच गए, बहुत सारे बच गए। कैरेज, फ्रेट, एडवर्टीजमेंट, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, डिस्काउंट अलाउड, बेड डेट्स एटसेट्रा। बहुत सारे खर्चे बचे अभी, बहुत सारे खर्चे, है ना। तो ये सारे के सारे खर्चे बच्चों अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। तो हमने मेनली खर्चों के भी कॉलम्स बना दिए। तीन तो शुरू में किस चीज से रिलेटेड बने, जो हम माल बनाते हैं, मटेरियल हो गया, स्टॉक इन ट्रेड हो गया, चेंज इन इन्वेंट्री हो गया। तीन तो शुरू में इस चीज से रिलेटेड हो गए। फिर चौथा किससे रिलेटेड हुआ, चौथा हुआ इंप्लॉइज से रिलेटेड। पांचवा जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड है ना, इंटरेस्ट और बोरोइंग कॉस्ट। छठा डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, और जो बच गए सब अदर एक्सपेंसेस में। तो ये सारे के सारे बच्चों हमारे खर्चे हो गए। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं आउटफ्लोज, इसको मैं बोलता हूं आउटफ्लोज। तो ये आपका इनफ्लो है, इतना पैसा आपके पास आया है, ये आपका आउटफ्लो है, इतना पैसा आपके पास से गया है। तो अब इनफ्लो में से आउटफ्लो हटा दूं तो बस प्रॉफिट बचेगा। तो आपके पास सबसे पहले आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है। इसमें आप टैक्स लगाते हो, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो इसका होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कुछ परसेंट टैक्स लगता है, आपके पास बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक हो गया बच्चों। और इसको दिखाने का जो प्रॉपर फॉर्मेट है वो चेक कर लो, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पहले करंट फिर प्रीवियस। ओके। इस तरीके से बच्चों हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L बनता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको एक बार नोट्स डिटेल में दिखा दूं किसमें क्या क्या आता है। देखो, सबसे पहले हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लिया, तो सेल माइनस रिटर्न, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया इसके बाद। उसके बाद आपके पास सेल ऑफ स्क्रैप भी इसके अंदर आ जाता है। ओके। उसके बाद अगर आपकी कोई फाइनेंस कंपनी है, अगर वहां पे लिखा है कि वो एक फाइनेंस कंपनी है, तो फाइनेंस कंपनी के लिए बच्चों इंटरेस्ट, डिविडेंड, इस तरीके की चीजें भी RFO का पार्ट होता है। ओके। अदर इनकम में एक नॉर्मल कंपनी के लिए, फिलहाल फाइनेंस कंपनी को भूल जाओ, एक नॉर्मल कंपनी के लिए अदर इनकम कौन कौन सी होगी, कोई इंटरेस्ट आया, डिविडेंड आया, कोई इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा कमाया, रेंट आया, डिस्काउंट आया, कुछ भी, ये सब अदर इनकम होती है किसी भी नॉर्मल कंपनी के लिए। तो मतलब आपने जो माल बेच के पैसा कमाया वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो अदर किसी सोर्स से आया वो अदर इनकम। ठीक है। उसके बाद बच्चों कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मैंने आपको बता दिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान रखना ये परचेज होगा, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, नेट परचेजेस। ओके। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाएगा, बेटा इसके अंदर चेंज इन इन्वेंट्री याद रखना, चेंज इन इन्वेंट्री मिसिंग है, चेंज इन इन्वेंट्री आपको याद रखना है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अच्छा ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दोबारा लिख दिया। देखो मैं लिख देता हूं यहां पे आपके पास चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री में बच्चों तीन चीज की इन्वेंट्री आएगी। किस किस तीन चीज की, सबसे पहला वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, उसके बाद फिनिश गुड्स। ठीक है। और फॉर्मूला क्या चलेगा, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये याद रखना। एम्प्लॉय बेनिफिट में एम्प्लॉय को आपने जो भी पैसा दिया, वेजेस, सैलरी, बोनस, लीव एनकैशमेंट, उनके PF में जो भी पैसा डाला,
है ना, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस आ गए, कैंटीन एक्सपेंसेस, स्टाफ के मेडिकल एक्सपेंसेस, ये जरूर पूछता है, स्टाफ के मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है बच्चों फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में देखो इंटरेस्ट और बोरोइंग कॉस्ट, मेनली इंटरेस्ट किसी भी तरीके का और बोरोइंग कॉस्ट में ये सब आता है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लर्न करने हैं आपको। आज मैं आपको सिर्फ पी एंड एल दे रहा हूं लर्न करने के लिए, क्योंकि किताब का पहला दिन है। कल बैलेंस शीट दूंगा, बैलेंस शीट में बहुत कुछ होगा, तो मिस आउट मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरिंग कॉस्ट में क्या आता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, है ना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो ये सब बोरिंग कॉस्ट में आते हैं। ओके, उसके बाद बच्चों डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन आ गया। डेप्रीसिएशन टेंजिबल के लिए, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल के लिए। अदर एक्सपेंसेस में देखो कितने सारे खर्चे, कैरेज, फ्रेट, मैन्युफैक्चरिंग, रेंट, इंश्योरेंस, डिस्काउंट, कमीशन, बेड डेट्स, ट्रेड एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, बैंक चार्जेस, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। ये सब बच्चों आपके पास अदर एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। तो आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोगों को आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी में ये वाला पार्ट क्लियर होगा। आपके पास आज एक छोटा सा होमवर्क है कि बस इतना पार्ट आज लर्न कर लो, बहुत ज्यादा काम नहीं है, इतना पार्ट बहुत अच्छे से लर्न कर लो, फॉर्मेट लिख लो और तुम्हारे ब्लड में होना चाहिए। ये मौका बाद में नहीं मिलेगा, अभी मौका है करने का। तो आज सिर्फ इतना पार्ट आपको लर्न कर लेना है कि कंपनी का P&L कैसे बनता है, कौन सी चीज कहां होती है, एक एक आइटम लर्न कर लेना। ठीक है, कोई पर्टिकुलर चीज ना समझ में आए तो कमेंट कर देना कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, इसका क्या मतलब है। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा का रिप्लाई करूंगा, अदरवाइज आप लोग आपस में भी किसी को पता हो तो एक दूसरे की हेल्प करना। ठीक है, तो दिस इज हाउ बच्चों P&L बनता है। कल हम लोग बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे और बैलेंस शीट के साथ साथ मैं आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला टॉपिक भी कवर कराऊंगा। तो कल हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाएगा, तो 2 चैप्टर्स हमारे हो जाएंगे शुरू के। ठीक है, तो आज सिर्फ और सिर्फ P&L जाके तैयार करो, बहुत आराम से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम आए तो जस्ट लेट मी नो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 6 बजे। तब तक खूब पढ़ाई करो, P&L का फॉर्मेट लिख लिख के याद कर लो, 2 बार 3 बार 4 बार लिख लो, 6 बजे से पहले पहले याद होना चाहिए भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच।